नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राजस्थान से लगातार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और कम से कम 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। यहां तक कि हाल में आए जनमत सर्वेक्षणों ने भी कांग्रेस को 3-4 सीटें देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी राजस्थान में 2019 जैसी स्थिति में कतई नहीं है और उसे कई सीटों का नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन राजस्थान के कई चुनाव क्षेत्रों का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने वहां मतदाताओं से भी बात की और विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों से भी। आखिर इस दौरे में उन्होंने ऐसा क्या पाया जिसके आधार पर उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो आइए उनसे इस बारे में और बातचीत करते हैं। हर्षी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो पहली तो टिप्पणी मैं ये चाहता हूँ आपकी कि आपने इन जनरल जो बातचीत की, उससे क्या इंप्रेशन लौट के लेकर लौटे आप? देखिए जैसा आपने मुकेश जी इंट्रो में आपने कहा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो जो परफॉर्मेंस बीजेपी का 2014 और 2019 में रहा है यानी 100/100, तो वहां से बेहतरी की तो गुंजाइश है नहीं। वहां से दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो नंबर आप बनाए रखें या वहां से नीचे आए। तो नीचे आने की संभावना इस बार मुझे थोड़ी दिख दिख रही है। क्यों? उसकी वजह मैं आपको आपके कार्यक्रम में डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं बॉटम लाइन कहूं तो ये ना 2014 है ना 2019 का चुनाव है। ये दरअसल 2024 का चुनाव है, क्योंकि 2014 के चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राजस्थान के अंदर चल रही थी और जनता भी चाहती थी कि हम कुछ बदलाव लाएं और वो बदलाव दिखा। 2019 में मोदी की लहर थी, पुलवामा था और जनता ने और आगे बढ़ाया, उसको वहां बरकरार रखा। 2019 में राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन अब 100 से तो ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते, 100% से। लेकिन ये 2014 नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नहीं है उस तरीके से जैसा 2014 में था। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि 2019 वाली मोदी लहर भी नहीं है। तो बॉटम लाइन तो हमारा ये है, जो हमने वहां प्रमुख चुनाव क्षेत्रों के दौरे किए। लगभग दो चरणों में वहां चुनाव है और पहला तो चरण 19 को आप होने ये कह वाला है। रहे हैं कि जो 2 चुनाव थे, पिछले चुनाव थे, उनके मुकाबले 2024 का चुनाव अलग है। इस चुनाव बिल्कुल। में ना तो एंटी इनकम्बेंसी वाली लहर है, ना मोदी की लहर है। ये दोनों लहर अनुपस्थित हैं। यानी अब एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक लेवल पर आ गई है, बिना लहर वाले चुनाव। जी। बिना लहर वाले चुनाव के। लेकिन वैसे कहें तो बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस के मुकाबले तो काफी भारी है। ये तो है कि बीजेपी की सीटें उनसे कहीं ज्यादा रहेंगी, लेकिन कांग्रेस की एक सीट भी जीत उसकी तो 100% भागीदारी सुनिश्चित कर देता है कि हम 100 सीटों पर आ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन पूर्वी राजस्थान में चुनाव है पहले चरण में, लगभग 25 में से आधी सीटों पर आप कह सकते हैं। तो वो पूर्वी राजस्थान का वो इलाका है जहां से हमेशा दो ही मुद्दे बहुत जबरदस्त तरीके से हर चुनाव में उठे हैं। एक तो पानी का मुद्दा वहां बहुत गहरा है, जिसे कांग्रेस भी मानती है और जिसे बीजेपी भी मानती है। दूसरा, इस बार मैंने देखा कि रोजगार के भी मुद्दे हैं, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान का वो इलाका है जो दिल्ली, हरियाणा से नजदीक है, उत्तर प्रदेश से नजदीक है। यहाँ के लोगों की जो भागीदारी होती है, जो आना जाना होता है, खास करके दौसा आप देखें, जयपुर देखें, अलवर देखें, अजमेर देखें, तो दिल्ली से इनकी कनेक्टिविटी बहुत है। तो पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले यहाँ के लोग राष्ट्रीय मुद्दों में भी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इस बार मैंने जो देखा कि इनके लिए स्थानीय मुद्दे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार भी उतारे हैं, वो उम्मीदवार मुझे लगता है कि पिछले चुनाव 2019 के मुकाबले बड़े सोच समझ कर उतारे हैं। कई जगह आपने देखे उम्मीदवार बदले गए, कई उम्मीदवारों ने मना किया। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर मैं अलवर सीट की बात करूं मुकेश जी, अलवर सीट बड़ा इंपॉर्टेंट हो चला है, वीआईपी सीट हो चली है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। 2 बार के राज्यसभा मेंबर रहे, लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका अनुभव नया होगा
और मैंने उनसे मुलाकात भी की, उनसे बात भी की। लेकिन चूँकि यहाँ जातिगत समीकरण बहुत है, तो कांग्रेस ने किसी यादव को ही उतारा है यहाँ पे। आम तौर पे जो ललित यादव कांग्रेस की ओर से उतरे हैं, जो अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्य हैं, विधायक हैं, वो नहीं होते पसंद अगर यहाँ भूपेंद्र यादव नहीं होते तो, क्योंकि आम तौर पर ये सीट जो थी वो भंवर जितेंद्र सिंह की, जो राजघराने से आते हैं, उनकी सीट रही थी। हालाँकि वो भी 2 चुनाव हार गए थे, लेकिन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए हैं। और ना सिर्फ यहाँ, आपने देखा कि जयपुर में भी जयपुर की जो शहरी लोकसभा सीट है, उसमें कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार हैं ये, जो कांग्रेस के पहले थे, वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस बार का जो पूरा समीकरण मुझे लग रहा है, वो ये है कि बीजेपी जीतेगी तो ज़रूर, उसका पलड़ा भारी रहेगा। कुछ सीटों पर कांग्रेस खाता खोल सकती है और जीत का फासला भी जो होगा, वो पिछली बार की तरह बहुत बड़ा नहीं होगा। जी, तो हर्ष ये बताइए कि आप जब वहाँ मतदाताओं से मिले, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? उनके अंदर कोई उम्मीद थी, कोई रोष था, कोई इश्यू था जिसको लेकर वो बहुत उद्वेलित थे? क्या क्या रिएक्शन था मतदाताओं का? देखिए, राजस्थान में मतदाताओं को जो हमने पाया, 2 भागों में हम बाँट सकते हैं। एक वो जो ग्रामीण इलाकों के मतदाता हैं, और जो दूसरा वो मतदाता जो शहरी इलाकों का है। मैंने चूँकि 3 जगहों का ही वहाँ दौरा किया पिछले हफ्ते, 5-6 दिनों में, दौसा का, अलवर का और जयपुर शहर का। तो मैं अगर बात करूँ अलवर और दौसा की, तो आप समझिए कि जो ग्रामीण है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, जितनी 2014 या 2019 के चुनाव में थी। मतदाताओं का थोड़ा-सा मोह-भंग आप कह सकते हैं, हुआ है। उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, शायद एमपी बनने के बाद लोग वहाँ गए नहीं हों, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया हो, एक कम्युनिकेशन नहीं रहा हो, एक कनेक्टिविटी नहीं रही हो, स्थानीय मुद्दों पर ज़ोर नहीं दिया गया हो। प्रदेश की जो सरकार है, सारी चीज़ें, आलोचनाएँ उस पर थोप दी गई हों। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, वहाँ बीजेपी थोड़ी-सी बढ़त में दिख रही है। लेकिन यहाँ साथ में ये भी देखना होगा कि जो विधानसभाएँ हैं किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र में, उसमें इक्वली या थोड़ा ज़्यादा ही जो ग्रामीण इलाके हैं, वो आते हैं राजस्थान में। जी, इसको क्या इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट भी यहाँ था? अग्निवीर योजना के खिलाफ भी लोग काफ़ी बताए जाते हैं, उसकी वजह से भी रोष है, बेरोज़गारी का इश्यू उसी से जुड़ भी जाता है। कुछ गिने-चुने विधानसभाओं में आप कहें, जहाँ से कुछ लोग ज़्यादातर सेना में भर्ती होने जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मुद्दा ये नहीं है। रोज़गार का मुद्दा तो है, लेकिन अग्निवीर योजना कुछ लिमिटेड इलाके तक सीमित है, जहाँ से लोग जाते हैं कि हाँ जी। और कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि ये मुद्दे जो हैं हम हटा देंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो। और अग्निवीर योजना को लेकर अभी आप देखें कि सरकार की ओर से भी या बीजेपी की ओर से भी एक तरीके से चुप्पी साधी हुई है, उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। यानी कहीं न कहीं इस योजना को लोग अब पुश करने से बच रही है बीजेपी इन चुनावों में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस पर ज़्यादा तूल नहीं दे रही है, क्योंकि जनता के बीच लिमिटेड इलाके में ही सही, लिमिटेड जगह ही सही, ये चीज़ें हैं। लेकिन बहुतायत में जो मुद्दा है राजस्थान में, वो रोज़गार का मुद्दा है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लोग थोड़ी महँगाई से भी परेशान हैं, और रोज़गार नहीं होने से कीमतें बढ़ी हैं, उनकी स्पेंड्स कम हुई हैं, पावर कम हुई है, और पानी जो मैंने देखा है इन इलाकों में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी का मुद्दा हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी प्रमुखता पाता जा रहा है। युवाओं में ख़ास तौर पर नाराज़गी है और जो वादे किए गए थे रोज़गार सृजन के, हर साल 2 करोड़ रोज़गार की बात करके प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी। उसके बाद से उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। तो ये बड़ा रोष की वजह बनता जा रहा है। ये कितना इम्पैक्ट डाल सकता है चुनाव पर? देखिए, रोज़गार का मुद्दा तो है, जैसा मैंने कहा, चाहे वो सेना में भर्ती का मुद्दा हो एक लिमिटेड इलाके में, या या दूसरे रोज़गार का कहें। लेकिन राजस्थान में जो मैंने कुछ सांसदों से भी बात की, कुछ पूर्व सांसदों से भी बात की, और लोगों से भी बातचीत की।
उसमें सरकार का कहना है कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, क्योंकि अगर स्किल्ड नहीं है तो हम कहाँ से रोजगार देंगे। और जो स्किल्ड हो जाते हैं वो स्वयं ही रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं उनको दो भागों में हम यहाँ बांटे। पहला ये कि क्या वो व्यक्ति स्किल्ड है या साधारण बस नहीं, पास। ये तो सरकार का सोचना हुआ हर्षी। जिसके जी पास रोजगार नहीं है, वो तो ये बोलेगा मुझे रोजगार नहीं मिला, हमको आप स्किल बनाइए। अगर आप स्किल चाहिए तो स्किल्ड लेबर हमको बनाइए। ये तो वहां से मांग उठेगी ना। जी। सरकारी तर्क ये हो सकता है कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जब 2 करोड़ का वादा किया था तो ये नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ स्किल्ड लोगों को रोजगार देंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में ये भी नहीं कहा होगा कि हम बिना स्किल्ड वाले को देंगे। लेकिन यही वजह है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकेश जी यहाँ उठाया कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड को लेकर, अनस्किल्ड को लेकर राजस्थान में दरअसल हर साल आपने देखा कि वहां हर 5 साल में सरकारें बदलती रही, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। दोनों ने एक दूसरे पर यही आरोप लगाया। राजस्थान के अंदर इस समय कम से कम दर्जन भर ऐसे स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट हैं जो बंद हो गए। कांग्रेस कांग्रेस का कहना है कि ये बंद इसलिए हो गए क्योंकि यहां पर जो बच्चे पढ़ के जाते थे उनको भी रोजगार नहीं मिलती थी। और बीजेपी की अभी सरकार गिने चुने 2 महीने हुई वहां आए हुए, वो ये कहती है कि कांग्रेस के काल में बंद हो गए। लेकिन इन सब का असर जो जनता पर पड़ा है वो यही है कि रोजगार नहीं है, कम है। और जो स्किल्ड हो जा रहे हैं वो स्वयं ही रोजगार ढूंढ ले रहे हैं, सरकार की तरफ से इसमें नहीं है। मैं एक जी। पॉइंट और आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि दरअसल चुनाव प्रचार की भी हम थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहेंगे कि किस हाँ, तरह लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि आप दौसा कंस्टिट्यूंसी में गए हैं, उसके बारे में भी बताएं। ये सचिन पायलट का इलाका माना जाता है। दौसा की सीट राजेश पायलट चुनाव लड़ते थे, यहाँ से जीतते थे। तो वहाँ क्या सीन दिख रहा है? देखिए दौसा बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है। यहाँ भी आपको मैं बताऊं कि एक तो ये रिजर्व सीट है, एसटी की सीट है, और जैसा आपने बताया कि राजेश पायलट के जमाने से ही ये कांग्रेस की सीट रही है। इस बार अ, वहां मीणा समुदाय का लगातार पिछले कुछ समय से देखें कि आप प्रभाव रहा है। और इस बार भी दोनों कैंडिडेट मीणा समुदाय से हैं, बल्कि दोनों मुरारी कन्हैया हैं। एक मुरारी लाल मीणा है कांग्रेस से और दूसरा कन्हैया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोनों पूर्व में राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और वहां मीणाओं का वोट ही काम आएगा। और अभी गुर्जरों से भी ज्यादा ये है वहां पर कि गुर्जर कह लीजिए या पायलट कह लीजिए, उनसे ज्यादा प्रभाव में मीणा आ गए हैं। तो मीणा जिसको कम्युनिटी जिसको वोट देगी ज्यादा संख्या में, वहां पर होगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक दैनिक भास्कर ने और कुछ और अखबारों ने एक सर्वे कराया था कि कौन हो सकता है जनता की पहली पसंद दौसा के लिए भाजपा की तरफ से। जो नाम आया था वो नाम शायद भंवरलाल मीणा का था। या मैं अगर गलत कह रहा हूं तो कोई नाम एक आया था, मीणा ही थे। उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं किए। और ये कन्हैया लाल मीणा आ गए जो पूर्व में मंत्री थे। तो इस सर्वे में बीजेपी के कहीं ये नहीं आए थे, तो इन्हें टिकट दिया गया। और इनके अपोजिशन में जो मुरारी लाल मीणा कांग्रेस की तरफ से हैं, वो वहां के काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। अब यहाँ वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किनको ज्यादा मत मिल जाता है, मीणा समुदाय किस तरफ जाता जी। है, क्योंकि दौसा का इलाका भी देखिए, आधा इलाका डार्क जोन है। डार्क जोन वहां बोलते हैं जहां पानी नहीं है या पानी 1000 फीट से भी नीचे है। और ईआरसीपी का मामला वहां बहुत अभी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि जी। पिछले 5 साल में लगभग उस पर कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस और बीजेपी की आपसी इसमें। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र करना मुकेश जी यहाँ बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दा है दोनों पार्टियों की तरफ से। जी। 17-18 में मुझे ध्यान है कि बीजेपी की ही सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने ये एक परियोजना ले आई थी जिसके तहत पूर्वी राजस्थान में पीने योग्य पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था परिपूर्ण रहे, इसके लिए कैनाल परियोजना और मध्य प्रदेश
के साथ सहमति की भी बात थी, लेकिन अशोक गहलोत जब तक रहे, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई एमयू नहीं हुआ, मामला आगे नहीं बढ़ा। इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि इसकी जो सफलता का रेशियो है वो 50% है, ये उससे भी कम है। लेकिन अब इस पे कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें 80+% जो है सफलता है और इसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखना होगा कि कितना सफल होती है ये परियोजना, लेकिन ये इस बार का चुनावी मुद्दा पूर्वी राजस्थान के लिए है। खास जी, करके दौसा की बात हम कर रहे हैं। जी। अब आप प्रचार के बारे में बात कर रहे थे। जो जी, प्रचार अभियान है वो किस तरह से चल रहा है? क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी ने एक कम्युनल पोलराइजेशन की बड़ी कोशिश की। कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था, बहुत ही विभत्स किस्म का मर्डर था, उसको लेकर कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। माना जाता है कि अगर वो जीती राजस्थान विधानसभा चुनाव, तो वो एक बड़ी वजह थी। क्या इस बार इस तरह के इश्यूज, चाहे वो राम मंदिर हो या दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं या लोगों को अब इनसे अरुचि होने लगी? देखिए मुझे जहाँ तक इन 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके लगा कि कन्हैया लाल के मर्डर जैसे मुद्दे को आप एक बार तो भुना सकते हैं, जिसका फ़ायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को इस बार। थोड़ा पोलराइज़ेशन ज़रूर होता है, थोड़े आम जनता में रोष होता है और जब लोग पोलराइज़ होते हैं तो आपको वोट मिल जाते हैं। लेकिन इसका रिपीट इस बार थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, इतना कोई ख़ास अभी नहीं है। अभी जो मुद्दे मैंने बताया कि पूर्वी राजस्थान में ख़ास तौर पे जो मुद्दे हैं या जो लोगों से कनेक्टिविटी है, उसमें जनता के भी मुद्दे वही हैं, पानी के, रोज़गार के, और जो प्रचार अभियान में लोग वो मुद्दे कर रहे हैं, उसमें नेताओं के भी, उम्मीदवारों के भी मुद्दे वही उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं प्रचार के दौरान एक बात जो मैंने ख़ास तौर पर देखी, जिसका ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच, चाहे वो मंत्री ही क्यों नहीं हों, एक बड़ा मूलभूत फ़र्क है। और यहाँ मुझे लगता है कि इन लोगों को, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की बहुत ज़रूरत है। आप सवाल चाहे कुछ भी करें, किसी भी उम्मीदवार से, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, आप एक बना-बनाया उत्तर पाएँगे। सवाल चाहे आप कुछ भी कर लें कि आप सवाल कर लें कि यहाँ मुद्दे क्या हैं? आप सवाल कर लें कि आपने किस आधार पे आप जनता से जुड़े हैं? आप सवाल कर लें कि आप क्या-क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? कोई भी सवाल कर लें, 100 सवाल कर लें। जवाब यहाँ से शुरू होगा कि सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे टिकट दिया गया। सबसे पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस योग्य समझा। पहले तो उसकी डिफेंस मैकेनिज़्म में यहाँ से वो शुरू करते हैं। यानी ये बना-बनाया एक रिकॉर्ड जो बचता है, यहाँ मैं बताता हूँ कि मुझे लगा कि इन उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत ये है कि एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि मोर लॉयल देन द किंग। आप राजा से भी ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश में जनता से कहीं न कहीं अपने को दूरी कर लेते हैं। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को बिना वजह या बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को ये कहते किसी भी इंटरव्यू में, किसी भाषण में सुना कि फलाने वाजपेयी साहब ने मुझे बहुत अच्छा करा दिया, आडवाणी साहब ने अच्छा करा दिया, या अपने बड़े, जब कॉन्टेक्स्ट हो तो बात करें। तो यहाँ के नेता मंजू शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ से उम्मीदवार हैं जयपुर शहर से, उनसे कोई भी सवाल कर लें, उनका जवाब यहीं से शुरू होगा। तो आपने एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, धन्यवाद दिया टिकट देने के लिए, और साथ में भजनलाल शर्मा को भी धन्यवाद दे दिया। तो दोनों को पहले तो आपने एक ही कटघरे में खड़ा, एक ही तराजू पलड़े पर खड़ा कर दिया, जो कि ठीक नहीं है। तो इससे ये लगता है कि भई बधाई तो आपको जनता को देनी चाहिए कि हमारा जनता से इतना बड़ा जुड़ाव है कि जनता हमें वोट दे और हम जनता के लिए काम करें। तो आम तौर पे देखिए, कम्युनिकेशन के प्रोफ़ेसर आप भी रहे हैं, मैं भी जर्नलिज़्म में पढ़ाई से, पढ़ाने से जुड़ा रहा जी, हूँ। कम्युनिकेशन के लिए टूल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, सभी पार्टियाँ करती हैं, एक कोई ना कोई टूल का इस्तेमाल करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि घोषणा पत्र में आपने जो चीज़ कही या जो आपने वादे किए, ज़रूरी नहीं है कि 100% वादे वो पूरे ही हो जाएँ, या उसमें कहीं डिटूअर आप ना लें, कहीं सेकंड थॉट ना दें ड्यूरिंग 5 ईयर टर्म। तो टूल्स तो आप इस्तेमाल करें।
हर पार्टियां करती हैं, लेकिन इन टूल्स को बिल्कुल ऐसा ना इस्तेमाल कर दें कि जो जनता से कम्युनिकेशन को आपको दूर कर दे और अपनी ही पार्टी में आप आप लगातार आप ये कम्युनिकेशन के प्रोफेसर की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का मुहावरा कुछ दूसरा कहता है। ये रिजिम जी शायद यही पसंद करती है कि आप अपनी बात मोदी जी से शुरू करें। ये जो अब जो नया कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसमें ये और फिर ये भी है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मोदी बनाम अन्य हो गया है। तो शायद ये उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे कि आपको बार-बार मोदी, मोदी कहना है। मोदी के आधार पर ही वोट मांगना है। शायद उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। देखिए मुझे ठीक हो सकती है ये बात, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चीजें होती हैं तो वो कई बार राजा को भी या कई बार टॉप लीडर्स को भी पसंद नहीं आती। आपको मुकेश जी ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है और 10 साल में हम बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि जितने काम हुए हैं सब खराब ही हुए हैं या सारे काम अच्छे भी हुए हैं। कुछ बैलेंसिंग फैक्टर जो एक जरूरत थी भारत को, ये तो मानना पड़ेगा कि वो मिला है। लेकिन मोदी जी के काम करने के तरीके पे आए, आप देख हाँ, आपने हमने ये देखा पिछले ये कुछ ये मौका मोदी जी पे बात करने का नहीं है, हर्षी। हम लोग राजस्थान के चुनाव पर बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं ये चूँकि विषयांतर बा हो जाएगा, बा 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 थोड़ा मुकेश जी विषयांतर बात हो जाएगा। जी, देख बात बा मैं ब्रीफली। एक जी, लाइन में समाप्त करता हूँ। बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान में चुनाव लड़ रहे भाजपा के हर उम्मीदवार अपने भाषण की शुरुआत वहाँ से करते हैं और मेरा ये कहना था कि उन्हें उनसे कॉन्टेक्स्ट में बोलना सीखना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मोदी अ, ये लाइक करें जो आप कह रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन हो। हमने पीछे देखा कई नेताओं को, कई मंत्रियों को केंद्रीय जो थे, जो बड़े दिग्गज थे और जो बड़े तारीफ से उनके पुल बाँधते हुए बात को शुरू करते थे। नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि विषयांतर होगा उसमें बिहार के कई नेता हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और नेता हो सकते हैं जिन्हें पूरी तरह एक झटके में ही साइड ट्रैक कर दिया गया। और कुछ तो बड़े लंबे समय से साइड ट्रैक हैं और भजन लाल शर्मा कहें, मुख्यमंत्री कहें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें, हरियाणा में कहें या झारखंड में मुख्यमंत्री जो जी, बीजेपी ने बनाए थे, वो बिल्कुल नए चेहरे आ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हों। वापस आते जी। हैं राजस्थान पे। जी। तो कुल मिलाकर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। कुल मिलाकर आपने जो ये 3 कंस्टिट्यूएंसी का दौरा किया, उसका लब्बो-लुआब क्या है? निचोड़ क्या है? राजस्थान की हवा किस तरफ बह रही है? किस तरह के नतीजों की आप संभावनाएँ देख रहे हैं? कुल मिलाकर आप अगर पूर्वी राजस्थान में कहें और जिन 3 लोकसभा क्षेत्रों की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, दौसा की, अलवर की और राजस्थान शहरी की, इसमें कांटे की टक्कर है। कोई इस तरीके से ये नहीं है कि क्लीन स्वीप है एक ही पार्टी बीजेपी के लिए। मैं उसको पुनः दोहरा देता हूँ कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जो हैं अलवर से खड़े हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो ललित यादव खड़े हैं वहाँ पर, जो विधायक हैं अभी कांग्रेस से राजस्थान में, ग्रामीण इलाकों में उनकी ठीक-ठाक है, लोग उनके पक्ष में सोच रहे हैं, लोग उनके फ़ेवर में हैं। तो बीजेपी हो सकता है जीते क्योंकि आम तौर पे मंत्री हैं तो आपके साथ प्रशासन भी है, आपके साथ आप बहुत वादे भी कर सकते हैं, आपसे जुड़ाव भी लोग करना चाहेंगे, शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। जीत का अंतर रहा भी तो बहुत मार्जिनल होगा, वैसे भी वहाँ कांग्रेस को ठीक-ठाक वोट मिले हैं पीछे भी। दौसा में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, दोनों मीणा हैं, कन्हैया जीतें या मुरारी जीतें, जीत तो वहाँ कृष्ण की हो रही है, चाहे दोनों में से जो भी जीते, लेकिन असली जीत जनता बताएगी, कांटे का टक्कर है, बहुत फासला नहीं रहेगा। और मंजू शर्मा की थोड़ी-सी हम बात कर लें, इससे खत्म ही करेंगे, आपका वक़्त खत्म हो रहा है। मंजू शर्मा बेटी हैं, दिग्गज कांग्रेस बीजेपी के नेता थे भंवरलाल जी शर्मा जी उनकी बेटी हैं। पार्टी में तो थी हैं, लेकिन इन्हें कोई पद नहीं मिला, कभी बहुत कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहीं, कुछ किया नहीं। तो जयपुर के लोगों का कहना है कि भई ये कौन आ गया यहाँ पे? पार्टी में भी लोगों का कहना है कि ये कौन आ गया यहाँ पे? आपने तो कभी कोई पद नहीं किया, कभी कोई ये नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम तो जनसेवा कर रहे थे और हम लगातार पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन इनके विपक्ष में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रताप सिंह खचरियास, वो ज़्यादा पॉपुलर हमें वहाँ पर लगे। तो हो सकता है कि इन तीनों में कांग्रेस कुछ करामात कर पाए और नहीं भी करे
तो जीत का फासला जो है वो कम हो सकता है। जिस तरीके से बीजेपी तमिलनाडु के लिए कह रही है कि हम सीट जीतें या ना जीतें, हमारे वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ेंगे, तो राजस्थान में ये 14-19 का नहीं, वोट परसेंटेज ज़रूर कांग्रेस का बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो खाता खोल दे। ये मेरा प्रारंभिक पहले दौर के चुनाव के लिए आकलन है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।